हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर जो 2015 में हुआ था उसका पेपर यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि हेलिकल गियर निम्न में से किस मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं। यानी जो हेलिकल गियर होते हैं किस मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं, या एक सरल मिलिंग मशीन का प्रकार होता है। क्या होता है? एक सरल मिलिंग मशीन का प्रकार है। तो हेलिकल गियर किस मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंगलेट कट व छोटे कट कम टेपर के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी जो एंगलेट कट होते हैं व छोटे कट होते हैं, इसमें कम टेपर के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टूल का वह हिस्सा जहां कर्तन छोर बनाई गई है वह क्या कहलाती है। यानी टूल छोर का वह हिस्सा जहां पर कर्तन बनाई जाती है वह क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, नासा या नोच कहलाती है। क्या कहलाती है? नासा या नोच कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा या नोच कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इसका फिगर भी ड्रा किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहलाती है? नासा या नोच कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, करंट वोल्टेज व रेजिस्टेंस को नापने के लिए, यानी करंट वोल्टेज व रेजिस्टेंस को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। यानी करंट वोल्टेज व रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो करंट वोल्टेज व रेजिस्टेंस को मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसे एवीओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवीओ भी कहते हैं। इसे एवीओ भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मल्टीमीटर। यानी करंट वोल्टेज भी वह मापेगा और रेजिस्टेंस को भी मापेगा, तो यह मल्टीमीटर ही होता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक लेथ मशीन में चक किसे पकड़ कर रखता है। एक लेथ मशीन में चक जो है किसे पकड़ कर रखता है। तो इसका देखिए यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो लेथ मशीन में जो चक्र होता है, चक्र से खंड को यानी वर्क पीस को पकड़ने तथा उसे घुमाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपसाधन होता है, ठीक है। उसके सहायता से लंबाई तथा सिलेंड्रिकल में अनियमित आकार जिससे होता है इरेगुलर शेप के कार्यखंड के मशीन को शीघ्र ही पकड़ सकता है, ठीक है। यानी क्या करता है? वर्क पीस ही करता है। यानी एक लेथ मशीन में चक किसे पकड़ कर रखता है? वर्क पीस को पकड़ कर रखता है, यानी जॉब को पकड़ कर रखता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग इस्तेमाल किया जाता है। यानी सिंगल पॉइंट कटिंग का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो यह टर्निंग में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टर्निंग ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ जोड़ी जाती है, तो यह किस सीरीज में जोड़ी जाती है। यानी जो डीसी शंट मोटर होता है इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर किसके साथ जोड़ी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी डीसी शंट मोटर जो होता है इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। किसमें? ए हो जाएगा, ठीक है। किसमें हो जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। जो डीसी शंट मोटर होती है इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है। यानी धातु की जो चादर की लंबाई होती है उसकी एक सीधी रेखा में काटना, ये क्या कहलाता है? स्लिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लिटिंग कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी धातु की किसी चादर की लंबाई को एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? स्लिटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है,
कि दिए गए तत्वों में कौन बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक है। कौन सा अच्छा चालक है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा चालक है। देखिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, स्टेज, ठीक है, क्या रखिएगा, स्टेज। यदि आपको सिल्वर नहीं दिया रहे तब आपको तांबा पे टिक करना होगा, ठीक, तांबा पे। अगर तांबा ना दिया रहे तो एल्युमिनियम पे टिक करना पड़ेगा, एल्युमिनियम ना दिया रहे जस्ता पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे आप इसको याद रखिएगा। तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, सिल्वर है, चांदी है। अगला क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है, यानी जो हाई स्पीड स्टील है उसकी अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता उच्च तापमान पर टेम्परिंग द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा, उच्च तापमान पर टेम्परिंग द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग करते हैं, तो देखिए सॉकेट तथा स्पॉकेट जो होता है उसके जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग करते हैं। किसके, सॉकेट तथा स्पॉकेट जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि बोरवेल में उतारे जाने वाले केसिंग पाइप साधारणतः किस व्यास के होते हैं, यानी जो बोरवेल होता है, जो कुआं होता है, उसमें उतारे जाने वाले केसिंग पाइप साधारणतः किस व्यास के होते हैं। तो ये केसिंग पाइप 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। कितने, 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाटर टैंक का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग करते हैं। वाटर टैंक का डेड स्टोरेज साफ करने के लिए किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वाटर टैंक होता है उसका डेड स्टोरेज जो होता है उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पश्चिगामी वाल्व और फ्लोट वाल्व, कटाव वाल्व और उसके बाद यहाँ पर दिया है स्लूस वाल्व। तो इसको आप टिक करिए यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी, यानी कटाव वाल्व का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका, कटाव वाल्व का। अगला क्वेश्चन है कि दांतों के अच्छे विकास के लिए पानी में फ्लोरीन की कितनी मात्रा स्वीकार है, ठीक है। यानी जो दांतों के अच्छे विकास के लिए पानी में फ्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 0.5 से 1 ppm होता है। कितना, 0.5 से 1 ppm होता है। अगला क्वेश्चन है किस व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरण से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं। तो किस व्यास तक के पाइप जो है साधारणतः हस्त उपकरण से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 से 40 मिलीमीटर के पाइप जो होते हैं साधारणतः हस्त उपकरण से मोड़े जाते हैं, यानी जब ठंडी अवस्था में होती है तो 30 से 40 mm तक आप मोड़ सकते हैं व्यास तक के पाइप को। अगला क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि यहाँ पर किसका संकेत है, यहाँ पूछ रहा है किसका संकेत है। तो सिंपली आप जानते हैं किसका संकेत है, ड्रेन वाल्व का संकेत है। किसका है, ड्रेन वाल्व का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ड्रेन वाल्व, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह से फिगर ड्रा किया रहे, अगर फिगर इस तरह से ड्रा किया रहे तो ये जो सिंबल होता है एक गेट वाल्व का होता है। किसका होता है, गेट वाल्व का, ठीक। अगर ये फिगर अगर इस तरह से ड्रा किया है, अगर बीच में यहाँ पर सर्कल लगा देता है, 1 मिनट, अगर यहाँ पे सर्कल हो जाता, यहाँ पे डॉट हो जाता है, तो एक किसका होता है, एक ग्लोब वाल्व का हो जाता है। किसका हो जाता है, एक ग्लोब वाल्व का। और इसके बाद यहाँ पर अगर इसको पूरा फिल इन दी ब्लैंक कर देता है, यानी फिल कर देता है, तब ये किसका हो जाता है, ये ड्रेन वाल्व का हो जाता है, ठीक है। तीनों में याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उस पंप का क्या नाम है जिसमें पिस्टन एकांतर में पानी सिलेंडर में खींचता है एवं बल से आगे ढकेलता है।
तो उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम पंप कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम, यानी रेसिप्रोटिंग पंप कहा जाता है। यानी उस पंप को क्या कहते हैं जिसमें पिस्टन एकांतर में पानी सिलेंडर में खींचता है एवं बल से आगे ढकेलता है, तो इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम पंप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल संचरण की मुख्य लाइन के लिए सामान्यतः कौन सी पाइप उपयोग की जाती है। यानी जल संचरण के लिए यानी वाटर सप्लाई के लिए मुख्यतः किस पाइप का उपयोग किया जाता है, तो ये सीआई पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। सीआई मीन्स आपका कास्ट आयरन पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पीने योग्य पानी में अच्छी मात्रा में घुला होना चाहिए। यानी जो पीने योग्य पानी होता है उसमें अच्छी मात्रा में क्या घुला होना चाहिए, तो उसमें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन घुला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक गास्केट पदार्थ है। यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा सबसे अत्यधिक गास्केट पदार्थ है, तो जो होता है एस्बेस्टस सबसे अधिक गास्केट बना होता है। एस्बेस्टस जो होता है सबसे अधिक गास्केट का बना होता है, तो सबसे अधात्विक जो होता है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गास्केट पदार्थ है, तो एस्बेस्टस जो है अधात्विक गास्केट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रैप घर को घर के ड्रेन से काटता है वो क्या कहलाता है। तो जो ट्रैप घर के ड्रेन से काटता है वो क्या कहलाता है, वह गली कहलाता है। क्या कहलाता है, गली कहलाता है, गली ट्रैप कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टैंक के तल में एकत्रित ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं। टैंक के तल में एकत्रित ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसे हम स्लज कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लज कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिटिंग, कह रहा है कि कौन सी फिटिंग दो ब्रांच लाइनों को एक सीधी लाइन से एक स्थान पर जोड़ने के काम आती है। तो यह जो होती है क्रॉस होती है। क्या होती है, क्रॉस होती है। तो यह क्रॉस टी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी ऐसी फिटिंग जो दो लाइनों को एक सीधी लाइन के एक स्थान पर जोड़ने का काम करती है और किसका प्रयोग किया जाता है, क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्रॉस का सिंबल कई बार पूछता है, क्रॉस का सिंबल दे देगा ऐसे, या किसका सिंबल है, तो यह क्रॉस का सिंबल है। ठीक है, किसका सिंबल है, क्रॉस का है। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंग ऑपरेशन में फीड रेट की दर को कैसे दर्शाया जाता है। मिलिंग मशीन में फीड रेट की दर को कैसे दर्शाया जाता है, तो मिलीमीटर पर टूथ से दर्शाया जाता है। किससे, मिलीमीटर पर टूथ से दर्शाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 mm व्यास तक के लौह पाइप, यानी 20 mm तक व्यास तक के लोहे के जो पाइप होते हैं उसमें सामान्यतः मोड़ने के लिए मोड़ त्रिज्या क्या ली जानी चाहिए। यानी मोड़ त्रिज्या क्या ली जानी चाहिए, तो 20 mm व्यास के पाइप को मोड़ने के लिए सामान्यतः मोड़ त्रिज्या जो है बाह्य व्यास की दोगुनी लिया जाता है। कितना, बाह्य व्यास की दोगुनी लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहला दिया है पाइप के बाह्य व्यास की दोगुनी, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी 20 mm व्यास तक के यदि लोहे के पाइप को मोड़ना हो तो सामान्यतः मोड़ की त्रिज्या क्या ली जानी चाहिए, पाइप के बाह्य व्यास की दोगुनी ली जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि लौह पाइप को 30 डिग्री पर मोड़ने के लिए पाइप की कितनी लंबाई गर्म की जाती है। यानी लोहे की पाइप को अगर 30 डिग्री मोड़ना है तो कितने लंबाई तक आपको गर्म करना पड़ता है। तो देखिए लोहे के पाइप को अगर 30 डिग्री पर मोड़ना है तो पाइप को दोगुनी लंबाई तक गर्म करना पड़ता है। ठीक है, अगर पाइप को मोड़ने पर बाह्य दीवारें खिंचती हैं तो आंतरिक दीवारें भी दबती हैं। अगर आपको 45 डिग्री के मोड़ पर मोड़ना है तो 3 गुनी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर 60 डिग्री पर मोड़ना है तो 4 गुना लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री पर मोड़ना है तो 6 गुना लंबाई लेना पड़ेगा। ठीक, यानी सिंपल सा अगर 30 डिग्री पर मोड़ना है तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 2 गुनी। अगर 45 डिग्री पर मोड़ना है तो बाह्य लंबाई कितनी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 3 गुनी, और 60 डिग्री पर अगर मोड़ना है तो 4 गुनी, अगर 90 डिग्री पर मोड़ना है तो 6 गुनी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो 30 डिग्री के मोड़ने पर पाइप की कितनी लंबाई गर्म की जानी चाहिए, पाइप के व्यास की दोगुनी लंबाई।
अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्कपीस के दो साइडों को एक साथ मिलिंग करने वाले ऑपरेशन क्या कहलाते हैं। यानी कह रहा है किसी वर्कपीस की दो साइडों को एक साथ मिलिंग करने वाले ऑपरेशन क्या कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं, स्ट्रेडल मिलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्ट्रेडल मिलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फिटिंग पाइप को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए कार्य में आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, एल्बो। ठीक है, यानी कौन सी फिटिंग पाइप को 90 डिग्री पर जोड़ने के कार्य आती है, तो एल्बो। यानी 90 डिग्री पर अगर किसी पाइप को जोड़ना है तो वहाँ पर एल्बो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानकों के अनुसार घरेलू प्रयोग में लिए जाने वाले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होती है। यानी भारतीय मानकों के अनुसार घरेलू प्रयोग के लिए पानी जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना उपयोग करता है। तो भारतीय मानक के अनुसार जो है प्रति व्यक्ति एक दिन में 135 लीटर पानी उपयोग करता है। कितना, 135 लीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 135 लीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कंपाउंड वेल में दो अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने के वाले टुकड़े का क्या नाम है। यानी कंपाउंड वेल के दो अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने वाले टुकड़े का क्या नाम होता है। तो जो कंपाउंड वेल के दो अलग अलग, एक मिनट, जो कंपाउंड वेल के दो अलग अलग व्यास के पाइप होते हैं उनके अलग अलग जोड़ने वाले टुकड़े को क्या कहते हैं, बेल सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल सॉकेट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कंपाउंड बेल के दो अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने वाले टुकड़े को क्या कहते हैं, बेल सॉकेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह रहा आज का क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स 2015 में जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ था इसी टाइप का प्रश्न पूछा था। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है तो फ्रेंड्स वहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर आपको ट्रेड से, यानी आपको जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, ये जो 4 ट्रेड हैं, क्योंकि 4 ही ट्रेड को यहाँ पर स्थान दिया गया था, तो आपको जैसे 60 प्रश्न यहाँ से टेक्निकल से आने वाले हैं तो 60 में से आपको 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से देखने को मिलेगा और यहाँ पर फिटर, टर्नर, वायरमैन और मशीनिस्ट से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन ये आपका टेक्निकल में रहेगा, आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर चारों ट्रेड से रहेगा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी आशा करता हूँ। और फ्रेंड्स आपके लिए न्यूमेरिकल का वीडियो जल्द ही आएगा। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है, जैसे यहाँ पर सीरीज में रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पर मिलाना होता है, धारा को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।